हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का लेक्चर ये क्लास 11 का है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये क्लास 11th में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज का ये थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जो व्यूअर्स अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले 2 वीडियोस को कंप्लीट कर ले सीक्वेंस एंड सीरीज को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम लोग जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उस पैटर्न के अनुसार चलेंगे तो हम लोग को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। तो लास्ट के लेक्चर में मैंने बेसिकली लास्ट 2 लेक्चर में मैं आप एक ब्रीफ समरी दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर में मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म किया है, जो कि ऑलरेडी क्लास 10th का एक टॉपिक, क्लास 10th में हम लोग एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। वही चीजों को हम लोगों ने फिर से करा है और कुछ इंपॉर्टेंट उसमें कंसेप्ट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिस पे आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चंस को फोकस किया था एंड वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इंक्लूडिंग दैट कम्स अंडर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर ले कि हम लोगों ने होमवर्क, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और बहुत सारे कमेंट आए थे यार, मुझे अच्छा लगा। सारे कमेंट, सारे बिल्कुल आंसर सही थे, मैंने कमेंट भी किया है राइट आंसर करके, ठीक है। तो डिस्कस कर ले यार, जिन लोगों से शायद ना बना हो तो एक बार देख ले कि कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को बना सकते, फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, sum of those integers from 1 to 100, sum of those integers from 1 to 100 which are not divisible by 3 और 5। एक ये क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग दिए थे और इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसका आंसर था, आप लोगों ने कमेंट किया था, इसका आंसर था 2632, ठीक है। ये इसका आंसर था। तो बहुत लोगों से ये क्वेश्चन बन गया होगा, जिन लोगों से नहीं बना जल्दी से देख लिया इसको कैसे करते हैं। तो इस पे बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन देने से पहले एक सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि वो कैसे करें। बस इसमें क्या और उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें यहाँ पे फ्रॉम की जगह क्या लिखा हुआ था, फ्रॉम की जगह क्या लिखा हुआ था जी, फ्रॉम की जगह बिटवीन लिखा हुआ था, बिटवीन लिखा था, और यहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ। तो चीजों को अगर ध्यान से समझे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चीजें और आसान बन के आ रही है। देखो, अब ऐसा बोला जा रहा है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच नहीं, 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम निकालना है, लेकिन वो नंबर्स क्या होने चाहिए, 3 या 5 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो हम लोग कुछ उल्टा सोचते इसमें, जब यहाँ नहीं दिया तो हम लोग भी नहीं वाला टर्म सोचते। तो हम लोग क्या करते, पहले जो हम लोग को आता है वो कर लेते हैं। आता क्या है, 3 और 5 से जो नंबर डिविजिबल होता है उसका सम निकाल लेते हैं और उसको टोटल 1 से 100 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं सबके सम में उसको घटा देंगे तो वो वाला आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप, बोला गया कि 1 से 100 तक के बीच में सारे नंबर का सम बताओ जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 100 के बीच में वो सारे नंबर लिख रहे हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल होते हैं, सारे नंबर का सम, और उस सम को किससे घटा दे रहे हैं, टोटल 1 से 100 तक जितने भी सम हो रहे हैं नंबर के उससे घटा देते हैं, तो हम लोग का आंसर सेम आ जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं डिविजिबल बाई 3 और 5। तो डिविजिबल बाई 3 और 5 का तो हम लोग को निकालने आता है क्या, पहले क्या लिखते हैं, नंबर सोर्स डिविजिबल बाई 3, 5 एंड देन 3 and 5 बोथ, यही करते ना, ऐसा करते ना, नंबर्स डिविजिबल बाई 3, ठीक है, प्लस नंबर्स डिविजिबल बाई 5 माइनस नंबर्स डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5, करेक्ट। ऐसा ही हम लोग करते थे यार, याद हो अगर आपको। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले सारे नंबर्स लिख लिए जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, सारे नंबर्स लिख दिए जो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। माइनस क्यों किया, क्योंकि वैसे नंबर कुछ होंगे जैसे 15 ऐसा नंबर है जिसमें जो आप 3 में भी कंसीडर कर रहे थे और 15 को आप 5 में भी कंसीडर कर रहे थे, तो 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार घटाना पड़ेगा।
तो ऐसे नंबर जो है हम लोगों ने घटा दिया, दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, राइट है। इस तरीके से हम लोग चलेंगे यार। तो यहां से क्या आ जाएगा निकल के, तो नंबर्स डिविजिबल बाय 3, 1 से 100 के बीच में 3 से डिविजिबल वाला नंबर क्या है, 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, यही तो है। लास्ट वाला नंबर क्या है, प्लस 99, यही होगा, आपके सामने आ जाएगा। एंड प्लस नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 100, राइट। और माइनस यहाँ पे मैं क्या लिखूं, माइनस क्या लिखूं जी, माइनस 3 और 5 से दोनों से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 5 सॉरी 15 30 45, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 15 से कटने वाला 90, ठीक है। तो 90 प्लस साइन लगा दो यार, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है आप लोगों के सामने। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो ये तो मैं आपको बताया था, 3 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या बनेगा 33। सम ऑफ फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर्स आपको पता है, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस क्या बनेगा 20। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर आपको पता है, माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा प्लस 6। सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर आपको पता है यार, तो यहां से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू सम ऑफ फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर को क्या लिखते हैं 33 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 5 इंटू सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर को क्या लिखते हैं 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 इंटू सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर क्या लिखते हैं 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। 2 से 3 बार में कट गया, ठीक है, यहां से 2 से 10 बार में कटा, ठीक है। तो इसको आप लोग करोगे तो ये कितना आने वाला है, इसको आप कर लेना, ये 2418 आने वाला है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये कितना आने वाला है 2418, कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन हमें क्या निकालना है जी, हमें ये वाला थोड़ी निकालना है, हमें क्या बोल रहा है वैसा नंबर जो डिवाइड नहीं हो, लेकिन हम लोग क्या कर दिया, वैसा नंबर जो डिविजिबल है या 3 या 5 से डिविजिबल उनका सम। तो अब हम लोग को क्या करना है, टोटल सम 1 से 100 तक के नंबर का टोटल सम में ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही टोटल सम लिखते हैं, टोटल सम क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100 का सम क्या है इज इक्वल टू 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका कितना आ जाता है 2 से 50, ठीक है, ये आ जाएगा 5050, राइट है 5050। तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा, रिक्वायर्ड आंसर इज 5050 माइनस 2418 इज इक्वल टू 2632, राइट है। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे यार। आपसे बन गया होगा, कुछ बच्चों से अगर नहीं बना होगा तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन में होमवर्क में क्या दिया था, वो भी क्वेश्चन आसान था, जिसका आंसर 11 था, आपने कमेंट किया था, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, तो ये था आपका, ये वाला सेकेंड जो होमवर्क दिया था मैंने, वो लिखा था इफ n ams are inserted between n ams are inserted between 20 and 80 such that first mean ratio last mean is equal to 1:3 है, ये गिवन है, फाइंड n, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यार इसमें कुछ भी नहीं करना है यार, इंग्लिश आपको समझ में आती है, इस इंग्लिश का हिंदी कर देना यार, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करना है, देखो हम लोग क्या करें 20 और 80 के बीच में कितना am इंसर्ट करें, n am नहीं पता है तो हम लोग लिख लेते 20, n am इंसर्ट करें तो मान लेते a1 देन a2 देन a3, ऐसे ऐसे कितना m होगा an, और लास्ट वाला टर्म क्या होगा 80। तो आपको पता है अगर जितने भी m इंसर्ट करें, ये सारे टर्म्स किसमें आते हैं AP में आते हैं, तो हमें पता है इन सारे टर्म्स ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, AP को रिप्रेजेंट करेंगे यार। तो AP का तो अपना क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, D इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, D इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखा है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n प्लस 1 करते थे। व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ am इंसर्टेड, राइट है, ये आपको पता है, ये हम लोगों ने लिख दिया, ये कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, राइट है, d इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट मीन रेशियो लास्ट मीन, आपको क्या हुआ a1 डिवाइडेड बाई an इज इक्वल टू 1/3, यही तो है। तो a1 को लिख सकते हो नहीं यार, a1 को क्या लिख दे, दिस टर्म प्लस d, a1 को क्या लिखोगे, a1 को लिखोगे ना 20 प्लस d
एंड an को क्या लिखोगे, an को लिखोगे 20 प्लस ये d का डिफरेंस, ये 2d का डिफरेंस, ये 3d का डिफरेंस, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या हो जाएगा, nd का डिफरेंस, तो 20 प्लस n इंटू डी, राइट है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो जैसे ही आप प्लेस करो यार वैल्यू 20 प्लस d का वैल्यू कितना 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहाँ पे कितना है 20 प्लस 60 n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं यार, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला टर्म 20n प्लस 20 मतलब 20n प्लस 80 हो जाएगा, और नीचे वाला आएगा 20n प्लस 20 प्लस 60n, तो 80n प्लस 20 आएगा, n प्लस 1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80n प्लस 20 इज इक्वल टू 60n प्लस 240, ठीक है। यहां से आप इधर लेकर आओगे तो 20n इज इक्वल टू 220, देन n इक्वल टू 11, ठीक है। n इक्वल टू 11 हमारा आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट है। तो जल्दी से यार, अब बिना टाइम को वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड दैट इज टोटली न्यू फॉर यू ऑल गाइज, ठीक है। आप लोग 10th से आ रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ते 10th में, ये सिलेबस में नहीं है। बट अगर आप इंटरेस्टेड थे पहले से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने में, तो आपने जरूर पढ़ रखा होगा कि जीपी क्या होता है, बेसिक उसका डेफिनेशन आपको पता होगा। चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीपी को समझने की कोशिश करते हैं, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जीपी का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग देखेंगे, कि जीपी के अंदर कौन सा पार्ट जो है उस पर बार बार जेई फोकस करता है, या फिर वो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है। तो जल्दी से यार स्टार्ट करते हैं, टॉपिक लिख लो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज प्यार से इसको बोलते हैं जी एंड पी, ठीक है, जीपी, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक है, ठीक। तो लिख लो, इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन लिख लो, अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस। जीपी क्या है, एक सीक्वेंस ही तो है, मैंने क्या बताया था, ये एक जब सीक्वेंस में कोई एक स्पेशल रूल लग जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन बोल देते हैं। तो है तो ये सीक्वेंस, तो लिख सकते हो इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज अ सीक्वेंस, it is a sequence of numbers whose first term is non-zero। क्या लिखा मैंने, it is a sequence of numbers whose first term is non-zero and each of the successive term is equal to preceding term multiplied by a constant, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, चीजों को देखो, जो डेफिनेशन है, बेसिकली हम लोग जीपी को जानते हैं कि जीपी होता क्या है, उसका डेफिनेशन ये है। जब डेफिनेशन में आपको क्या बोला गया, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose first term is non-zero। फर्स्ट टर्म जीरो नहीं बोल सकते यार, क्योंकि जैसे ही अगर जीपी का फर्स्ट टर्म जीरो ले लोगे तो सारे टर्म जीरो निकल के आ जाएंगे, तो 0,0,0, कोई सेंस ही नहीं बनता है, राइट है। तो फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, राइट है। ये चीज, एपी का फर्स्ट टर्म जीरो हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान देना, जीपी का फर्स्ट टर्म नॉन जीरो होना ही चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको भूलना मत ना। अब क्या बोला गया कि अगला टर्म, ईच सक्सेसिव टर्म इज इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म इनटू अ कांस्टेंट। तो बोला क्या जा रहा, अगर एक यहां पे देखें, ठीक है, जनरल जीपी का क्या ये है, तो लिख लो जनरल जीपी का अपीयरेंस क्या है, कैसा दिखता है हमें जीपी। तो अगर पहला टर्म हम लोग ए मान लेते हैं, और एक कांस्टेंट को आर मान लेते हैं, इस कांस्टेंट को क्या मानते हैं, आर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगला टर्म क्या होगा, पहला टर्म इनटू दिस कांस्टेंट, तो अगला टर्म होगा ए आर। उसके अगले वाले टर्म क्या हो जाएगा, दिस टर्म इनटू अ कांस्टेंट दैट इज ए आर स्क्वायर, दिस टर्म इनटू अ कांस्टेंट दैट इज ए आर क्यूब। और कांस्टेंट हमेशा सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब ये 2 से इंटू कर दिया, अगला में 3 से, उसके बाद फिर से 2 से, ऐसा नहीं होता है। कांस्टेंट मींस कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू तो वो आपको सेम लेना पड़ेगा इन ईच केस, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस तरीके से चलता जाएगा यार,
इस तरीके से चलता जाएगा और ये जीपी बन गया। तो यहाँ पे मेन हम लोग के पास दो चीज निकल कर आती है, दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। ठीक है, दो चीज जीपी में याद रखना, जैसे कि एपी का फर्स्ट टर्म ए लेते थे और उसमें कॉमन डिफरेंस आता था, याद होगा आपको, क्योंकि हमें पता है कि एपी के अंदर क्या, एपी का डेफिनेशन क्या था कि इज सक्सेडिंग टर्म्स इज इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म्स प्लस अ कांस्टेंट, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट है, तो यहां पे इसलिए कॉमन रेशियो लेते, तो वहां पे लेते कॉमन डिफरेंस। तो ये दोनों चीज होता है यार, जीपी में हम लोग के सामने निकल कर आता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जीपी के तीन चीज को देखने वाले गेन, एंड दैट इज मेनली, समझो आप दो चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसे मिटा दूं मैं, उसके बाद देखते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जितने भी आप प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हो सब में दो चीज देखना है। दो चीज क्या है, पहला जनरल टर्म दैट इज टीएन, एंड दूसरा सम ऑफ एन टर्म्स। दोनों चीज का हम लोग का फॉर्मूला पता होना चाहिए जितने भी टाइप ऑफ प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। nth टर्म, तो जीपी के अंदर हम लोग तीन चीज अभी देखने वाले हैं। तो पहला हम लोग के पास क्या आ जाता है, जनरल टर्म, जिसको हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं, राइट है। ठीक है, तो अब ये जनरल टर्म, यहाँ पे हम लोग जीपी का जनरल टर्म को कैसे लिख सकते हैं, तो जनरल टर्म को हम लोग टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा। और जैसा कि जीपी मैंने आपको दिखाया, जनरल अपीयरेंस जीपी का वो क्या है, ए आर स्क्वायर, ऐसा चलता जाता है। आप खुद सोच कर देखो, यहाँ पे देखो पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म में एक आर इंटू हुआ, तीसरा टर्म में दो आर इंटू हुआ, चौथा टर्म में तीन आर इंटू हुआ, तो nth टर्म में कितना आर इंटू होगा, ए आर एन माइनस वन, राइट है। तो ये निकल कर आ जाता है हम लोग का जनरल टर्म, ठीक है, जिसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। अब दूसरा चीज जो हम लोग देखने वाले, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएन, राइट है। अब देखो एसएन जीपी का निकालने के लिए, जैसे कि हम लोग एसएन जो है एपी का हम लोगों ने डिराइव किया था, उस तरीके से जीपी का भी डिराइव कर सकते हैं। तो जीपी का एसएन को क्या बोलेंगे, एसएन मतलब क्या, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो n टर्म्स यहाँ क्या लिखा हुआ, a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म विल बी ए आर एन माइनस वन, राइट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले का एसएन टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एसएन में आर इंटू कर देते हैं, ये पूरे में आर इंटू कर देते हैं। देखो उसका फायदा क्या होगा इंटू करने का, आपको अभी दिखेगा। मैंने क्या किया, आर जो कॉमन रेशियो होता है जीपी का, उस आर से दोनों तरफ इंटू कर दिया, तो ये बना आर इंटू एसएन, ठीक है, आर इंटू एसएन, और ये क्या बना, ए आर, ए इंटू आर, ए आर बना। तो इस वाले टर्म को हम लोग यहां लिख देते हैं, पहला टर्म को यहां लिख देते हैं, लिखने का फायदा दोनों कट जाएगा। फिर इस टर्म में अगर आर इंटू करोगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, तो सेकेंड टर्म को हम लोग थर्ड के पास लिखेंगे, राइट है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ऐसा जाएगा, ठीक है। और इसका जो n माइनस वन टर्म होगा वो होगा ए आर एन माइनस वन, क्योंकि एक आर तो एक्स्ट्रा इंटू हो रहा है, तो ए आर एन माइनस वन। एक टर्म यहाँ पे और बचने वाला, दैट इज क्या, ए आर एन माइनस वन इंटू आर, तो वो क्या बन जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन, ठीक है, ये बनेगा लास्ट टर्म। अब देखो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एस एन कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा वन माइनस आर इंटू एस एन, यही आने वाला है, वन माइनस आर इंटू एस एन। ये कटा, ये कटा, ये कटा, पूरा कट गया, पहला टर्म और लास्ट टर्म उधर का बचा, तो ये बचा ए, और वो माइनस साइन के साथ आएगा माइनस ए आर एन, ठीक है। तो यहां से एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए कॉमन लोगे तो वन माइनस आर टू द पावर एन एंड डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, n टर्म्स ऑफ अ जीपी, राइट है। तो यहां से हम लोग चीजों को यार अच्छे से समझते हैं। अब रही बात कि ये जो फॉर्मूला आता है, इसके भी हम लोग दो तीन केस अलग अलग निकाल सकते हैं यार, आपके अनुसार डिपेंड करता है। बहुत सारे बुक में यहाँ पे दो तीन फॉर्म इसका दिया रहता है कि ये वाला कब होगा, वो वाला कब होगा, तो हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये वाला आपने लिख लिया, मैं मिटाता हूं इसे। तो यहाँ पे जो आकर बनता है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा कि Sn का जो फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे तीन केस हम लोग Sn का बना सकते हैं। कैसे, देखो चीजें सेम है। अगर मान लो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो ये वाला बनेगा ना ऐसा, माइनस ऑफ
a इंटू आर एन माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई, नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ आर माइनस वन। ऐसा भी बन सकता है, दोनों में माइनस माइनस कॉमन लिया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बेसिकली ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, तो हम लोग दो तीन पार्ट इसका कर देते। क्या? एक तो ये वाला फॉर्मूला a 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला कब हम लोग यूज करेंगे? जैसे जनरली आप कोई सा भी फॉर्मूला इसको यूज करो या इसको यूज करो, दोनों सेम आएगा, बट क्या होता है कि अगर r 1 से छोटा हो जाता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि माइनस माइनस प्रॉब्लम ना करे, बाद में कट करना ना पड़े, यहीं से अच्छा आंसर आ जाए। तो यहां पे मान लो r लेस देन 1, ठीक है, ऐसा है, और a सेकेंड केस में लिख रहे a आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, तो r जब ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते। बेसिकली दोनों सेम है, आपको पता चल रहा होगा यार, ठीक है। अब तीसरा वाला टर्म होता है, मान लीजिए r आपका 1 आ जाए, r क्या आ जाए? 1 आ जाए, मतलब कॉमन रेशियो ही 1 आ जाए, तो जीपी क्या बनेगा? a इंटू आर, वो भी a, तीसरा टर्म भी a, चौथा टर्म भी a, तो n टर्म, तो उसका सम क्या हो जाएगा? na, ठीक है। अगर r इक्वल टू 1 हो जाता है तो वो सम ऑफ n टर्म्स जीपी को क्या लिख सकते हैं? n इंटू a, ठीक है। तो यहां से तीन यार हम लोग के सामने निकल कर आ जाती है, ठीक है, इसे आप नोट कर ले। अब जो अगला पॉइंट है, अगला जो चीज हम लोग देखने वाले, तीन चीज हम लोग देखने वाले थे, दैट इज फर्स्ट जनरल टर्म, सेकंड इज सम ऑफ n टर्म्स, एंड द थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो लिखो आप तीसरा लिखो सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, तीसरा पॉइंट लिखो सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, ये लिख लो आप। अब देखो तीन चीजें हमारे सामने, तो दो चीज तो हम लोगों ने देख लिया, तीसरा चीज जो सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, ये क्या बोल रहा है एक्चुअली, और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यार। क्या अब ये भी सोच सकते हैं हम लोग कि एक इनफिनाइट सीक्वेंस जा रहा है, सीक्वेंस क्या है? इनफिनाइट है, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट है, बट फिर भी हम लोग सम निकाल सकते हैं, यस, बट फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उस वाले सीरीज का हम लोग सम पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ऐसा कोई जीपी जा रहा है, जैसे मान लो 2 है, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, 32 हो गया, ऐसा कोई जीपी जा रहा है, ठीक है। तो क्या इसका इनफिनाइट टर्म्स निकालना पॉसिबल है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा कोई जीपी जा रहा है, इसमें r इज इक्वल टू 2 है और r इज इक्वल टू 2 है, आपको देखकर पता चल रहा होगा इतना, ठीक है। a इंटू आर स्क्वायर, तो r है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 2 का क्यूब, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो इस तरीके से जीपी जा रहा है, तो क्या इसका ये जो इनफिनाइट टर्म्स है, इनफिनाइट टर्म्स तक जा रहा है ये, तो क्या इसका सारे का सम निकालना पॉसिबल है? तो यहां पे कोई भी बोलेगा सर नहीं, क्योंकि इसका इनफिनाइट टर्म्स भी इनफिनाइट के बराबर होगा, तो सम कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? इनफिनाइट ही होगा, इसका सम क्या हो जाएगा? इसका Sn क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू इनफिनाइट। तो फिर हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग इनफिनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं? हर एक केस में नहीं, नॉट इन एवरी सिचुएशन, बट वी कैन। हम लोग सम सिचुएशन में इनफिनाइट जीपी का टर्म्स निकाल सकते हैं, एंड यहां पे हम लोग वही सिचुएशन को पढ़ने वाले हैं यार। तो जल्दी से यहां पे नोट डालो कि इफ क्या हो जाता है, अगर इफ r इज मॉड r इज लेस देन 1, मॉड r इज लेस देन 1, आपने मॉडुलस पढ़ रखा है यार, मॉड r इज लेस देन 1 का क्या मतलब होता है? r कहां से कहां लाई करेगा? r बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से 1 के बीच में अगर r हो जाए, तो बेसिकली बोला ये जा रहा है आपको, आसान शब्दों में ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, इट मे बी पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड नेगेटिव फ्रैक्शन, डजंट मैटर, बट अगर कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में आ जाता है, देन वी कैन फाइंड द इनफिनाइट जीपी, देन वी कैन फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट जीपी। देखते हैं कैसे। तो अगर आप समझ लो, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, जीपी का सम का फॉर्मूला पढ़ा था, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, इजंट इट? ये हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। अब सोच कर देखो कि अगर यहाँ पे इनफिनाइट जीपी है, तो इनफिनाइट में क्या होता है? n टेंडिंग टू 0, सॉरी n टेंडिंग टू इनफिनाइट, ये तो आपको पता होगा, n टेंडिंग टू इनफिनाइट, तो n क्या हो जाता है? इनफिनाइट को टेंड्स करता है, n इनफिनाइट को टेंड्स करता है। तो अब सोच कर देखो कि ये फॉर्मूला है अपने जीपी का, तो यहां पे जो ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? a इंटू आर, आर जो है, आर क्या है? कोई एक फ्रैक्शन है, तो यहां
किसी भी फ्रैक्शन, जैसे मान लो कि कोई फ्रैक्शन है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, लेट्स एज्यूम 1/2, तो आप क्या लिखोगे कि 1/2 का पावर इंफिनाइट लिखोगे ना यार, ये इंफिनाइट है, तो -1 डिवाइडेड बाय 1/2 -1 ऐसा लिखोगे, ठीक है। ये एक्चुअली 1 - r, मैं बताता हूं क्या होता है। तो ये 1 - r वाला सिचुएशन लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि r लेस देन 1 है तो 1 - r वाला सिचुएशन लेंगे, तो इसको ऐसा लिख दो, ये वाला फॉर्मूला, r लेस देन 1 है ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं 1 - r टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाय 1 - r। तो मैं क्या बोल रहा है कि a 1 - r को जैसे मैंने एज्यूम किया 1/2, तो 1/2 टू द पावर इंफिनाइट डिवाइडेड बाय 1 - 1/2, ये आ गया। अब आप सोच कर देखो यहां पर कि 1/2 जो कि एक फ्रैक्शन है, तो 1/2 का जब पावर आप इंक्रीज करते हो, जैसे 1/2 का पावर 2 कितना हो गया 1/4, 1/2 का पावर कितना हो गया 1/8, तो वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। आप क्या कर रहे हो 1/2 का पावर इंफिनाइट कर रहे हो यार, तो छोटा होता 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 वो जीरो के नियरली टेंड करेगा। तो अगर n टेंडिंग टू इंफिनाइट देन r टू द पावर इंफिनाइट टेंडिंग टू 0, राइट है, r to the power infinite tending to 0, क्योंकि r is a fraction, r is lying in between -1 to 1, so r to the power infinite tending to 0, तो ये वाला टर्म जो होता है ये टेंडिंग टू 0 हो जाता है। तो यहां जो फॉर्मूला निकल कर आता है, ये वाला टर्म जो ये टेंडिंग टू 0 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला बनता है a डिवाइडेड बाय 1 - r, ठीक है, s इंफिनाइट। तो ये वाला आप इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में डालकर लिख लो यार, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अ जीपी में हम लोग इनफिनाइट टर्म का सम निकाल सकते हैं, बट नॉट इन एवरी सिचुएशन। व्हेनेवर r mod r is less than 1 then we can find sum of a infinite gp, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अब जो थियोरेटिकल पार्ट जो भी था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यार इस पे, फिर आगे देखते हैं कि और क्या देखें हम लोग। चले थोड़ा सा थ्योरी और बच गया, वो आज हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हम लोग एपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, तो उसी तरह जीपी में भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, देखो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीपी भी बोल सकते हैं, आप लिख लो, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो मैं लिखा रहा हूं पॉइंट वाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और इसका इंपॉर्टेंस आपको शायद मैं लिखाता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा, बट इन द मीनवाइल आपको वो भी डिसाइड करना है कि वो आप क्वेश्चन बनाते समय इसको कहीं भी आप भूलो ना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि अधिकतर बार यूज आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला लिखो, जिस तरीके से एपी में आपको पता है कि एपी में अगर कोई टर्म्स एपी में है और सारे टर्म्स को आप कोई कांस्टेंट से प्लस कर दो या माइनस कर दो, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या होता है, एपी में ही आता है। ठीक उसी तरह यहां पे भी एक पॉइंट है, तो लिख लो यहां पे पॉइंट, इफ ईच एंड एवरी टर्म्स of a GP is multiplied or divided by a constant, then the resulting sequence is also in GP, ठीक है। क्या बोला, अगर सारे टर्म्स को, जितने भी एक जीपी है उसके सारे टर्म्स को कोई एक नंबर से इनटू या डिवाइड कर रहे हो, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी इन जीपी, करेक्ट है। चलिए ये चीज तो हमें समझ में आ गया है। अभी क्या करते हैं हम लोग, अब कोशिश करते हैं कि अगला पॉइंट ऐसे ही क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं जीपी के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ एन जीपी, कंसीडरिंग ऑफ अ जीपी। अब जीपी के अंदर टर्म्स को कंसीडर कैसे करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको एपी में बताया था कंसीडरिंग टर्म्स इन एपी, और वो बहुत यूजफुल प्रूफ हुआ था, क्योंकि आईआईटी जेईई में भी उस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, दिया भी था होमवर्क में। तो उसी तरीके से अगर आप नहीं करते हो इस तरीके से कंसीडर, देन नो डाउट आप क्वेश्चन को बना लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 5 मिनट की जगह हो सके वो
20 मिनट लग जाए, ठीक है। आप करके देख लेना, ऐसे भी आप बना पाओगे, आपको लगेगा कि बन जाएगा क्योंकि वेरिएबल उतना है, इक्वेशन भी उतना है, ठीक है, बना लोगे। लेकिन वहीं पे आ जाता है दिक्कत टाइम का। तो यहाँ पे कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ अ जीपी, यहाँ पे 3 टर्म को कैसे कंसीडर करेंगे, अगेन 3 टर्म्स लेना है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं ले लेना है कि ए ले लो, ए आर ले लो, ए आर स्क्वायर ले लो, फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसको इंटू करोगे तो क्या कोई भी एक चीज फाइंड कर रहे हो, इसको तीनों को इंटू करते तो ए क्यूब आर क्यूब आता है, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। सम करते हैं तो कुछ मिलने वाला ऐसे भी नहीं है। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ए बाई आर कॉमा ए आर। अब देखो तीनों को इंटू करते हो तो आर और आर कट जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी दिया हुआ है तो वहां से ए का वैल्यू तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस 3 टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है यार, अगर 3 टर्म्स कभी भी जीपी में दिए हुए बोला गया है कि इफ 3 टर्म्स ऑफ आर जीपी आर दिस एंड दिस, ठीक है, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया, तो आपको ये तीनों टर्म कंसीडर करना ही करना है, वरना टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है। 4 टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं यार, तो जिस तरीके से एपी में लिखते थे उसी तरीके से यहां भी चलेंगे, ठीक है। एपी में क्या लिखते थे, यहां पे कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर आ रहा है। तो यहां पे जो आएगा, यहां पे ऐसा लिखेंगे ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर ए आर क्यूब, ठीक है। बट यहां पे कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। 5 टर्म्स के जगह पे अगर करना है तो अगेन इसी वाली चीज को हम लोग एक और पीछे वाला लिख देंगे, एक और आगे वाला लिख देंगे। तो क्या होगा, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर, ऐसा बनने वाला है। और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आर। तो मतलब जब भी ऑड टर्म्स कंसीडर करने हैं तो उसका कॉमन रेशियो आर कंसीडर करना है, जब भी इवन टर्म्स कंसीडर करने हैं उसका रेशियो कितना कंसीडर करना है, आर स्क्वायर, राइट है। ये चीज आपके दिमाग में आ गई यार। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, लिखो पॉइंट नंबर 3, राइट, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं यार, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, इफ एबीसी आर इन जीपी, इफ एबीसी आर इन जीपी, इफ एबीसी आर इन जीपी, देन एक हम लोग के पास रिलेशन आता है, जैसे एबीसी एपी में होते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, याद है आपको, ठीक है। तो वहां पे भी, यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या फिर b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, ठीक है। दोनों चीज लिखना सही होगा। अब ये कैसे आता है यार, तो जैसे मान लो 3 जीपी में, तो जीपी में तो एबीसी अगर जीपी में, एबीसी जीपी में, तो हम लोग जानते हैं कॉमन रेशियो सेम होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखते हैं यार, चौथा पॉइंट लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ, लिखो चौथा पॉइंट मैं समझा देता हूं, पहले लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स of a GP equidistance from the beginning and end is constant and equal, ठीक है, ये बोला गया है। तो जिस तरीके से मैं आपको एपी के प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था यार, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो मैं रिकॉल करवाता हूं। जैसे मैंने बताया था कि ये अगर मान लो एपी है, तो एपी में क्या बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। इस तरीके से मान लो ए प्लस एन डी, ठीक है। जैसे मान लो 20 टर्म है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए प्लस 19d, ठीक है, ए प्लस 20d, ठीक है, ए प्लस 21d, इस तरीके से। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब भी कोई भी एपी है तो पहला और लास्ट टर्म का सम अगर ले लो, तो a प्लस 21d, तो 2a प्लस 21d आया, तो पहला दूसरा टर्म और पीछे से दूसरा टर्म a प्लस 20d प्लस a प्लस d, तो 2a प्लस 21d अगेन आ गया, फिर तीसरा टर्म और इधर से तीसरा टर्म, तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 19d, तो क्या अगेन हम लोग को मिल रहा है 2a प्लस 21d। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी शो करता था, क्या शो करता था एपी के अंदर, कि आप बिगिनिंग या एंड से इक्वल डिस्टेंस पे अगर टर्म को लेते हो तो उसका सम हमेशा कांस्टेंट आता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, राइट है। अब यहां पे वही चीज जीपी में क्या बोला गया है कि अगर कोई जीपी है तो उसमें आप बिगिनिंग और एंड से अगर टर्म उठाते हो
तो वहां पे क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल और सेम होगा। जैसे मान लो ए आर स्क्वायर, इसी तरीके से चलता जा रहा है, ए आर 19, ए आर 20, ए आर 21। तो जैसे कि मान लेते हैं, हम यहां लेते हैं ए और इसका इंटू करते तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आर 21, इसको और इसको इंटू करते तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आर 21, इसको और इसको इंटू करते तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आर 21। तो समझ में आ रहा है चीजों को, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं यार जीपी में, आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं आज, तो लेक्चर कंप्लीट होगा, वरना थ्योरी पढ़ाकर ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं है, ठीक है लेक्चर में। तो क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, एक दो अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं और फिर होमवर्क देते हैं आपको, ठीक है। तो एग्जांपल पहला आसान क्वेश्चन लिखो जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है जीपी का अंदर। तो लिखो इन अ जीपी इफ t3 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है एंड t6 इज इक्वल टू -1/4 दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड t10, ठीक है। आपको क्या निकालना है, t10 निकालना है। तो इस जीपी के अंदर हम लोग देख लेते हैं यार कैसे निकालते हैं। जीपी का बेसिक अगर फंडामेंटल कंसेप्ट यूज करें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। t3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म t3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ar स्क्वायर एंड ar स्क्वायर इज गिवन इज इक्वल टू 2, राइट। एंड t6 को क्या लिख सकते हैं, ar5 इज इक्वल टू क्या दिया, -1/4 दिया है। तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें डिवाइड करना चाहिए। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1/r³ इज इक्वल टू -1/8 लिखा हुआ है, तो यहां से लिख दो, सॉरी -8, वो 4 ऊपर जाएगा -8, तो यहां से r इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। r कितना आ गया, -1/2। जैसे ही इस r को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे लिख लो a इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 8 आ गया। अब a इज इक्वल टू 8 आ गया, r इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो t10 को कैसे लिखेंगे जी, तो t10 इज इक्वल टू ar9 इज इक्वल टू 8 इंटू -1/2 का पावर 9 इज इक्वल टू 8 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 512, ठीक है, 512 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। निकाल लेना यार कितना आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन अ जीपी, the sum of 3 consecutive terms of a GP is equal to 19, ठीक है, is equal to 19। अब प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 216। फाइंड Tn, Sn एंड S इंफिनिटी, लेकिन S इंफिनिटी के बगल में लिखा हुआ है S इंफिनिटी इफ पॉसिबल। आपको क्या निकालना है, अगेन देख लो यार क्वेश्चन क्या बोला गया है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19। 3 टर्म्स है जीपी के जिसका सम 19 दिया और तीनों का प्रोडक्ट 216 दिया हुआ। आपको क्या निकालना है, Tn Sn मतलब जनरल टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब ओवरऑल आपको a और r निकालना है जीपी का। क्या निकालना है, a और r। लेकिन लास्ट वाला चीज जो पूछा गया ये S इंफिनिटी निकालना है, मतलब इनफिनाइट टर्म्स का सम निकालना है। लेकिन यहां बोला गया इफ पॉसिबल, मतलब r हो सकता है यार 1 से बड़ा आ जाए, 1 से छोटा आ जाए। तो देखेंगे अगर r -1 से 1 के बीच में लाई करता है तभी तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं यार, ठीक है। अगेन सबसे पहला चीज जो दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन को देख के, वो ये आना चाहिए कि आपको कंसीडर कैसे करना है, ऐसा करना है कंसीडर a/r, a और ar, ठीक है, ऐसा करना है कंसीडर। तो ऐसा जैसे ही कंसीडर करते हो तो प्रोडक्ट कितना दिया, 216। तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 216। तो आपको पता है r कट जाएगा तो a³ इज इक्वल टू कितना आ गया, 216। a³ इज इक्वल टू कितना आ गया, 216। तो यहां से a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 6, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, राइट है, ठीक है। तो a तो आ गया। अब अगला चीज क्या देखते हैं यार, सम भी दिया हुआ है ना, r निकालना है आपको। r निकालने के लिए एक और इक्वेशन दिया, दैट इज सम। तो यहां से लिख लेते हैं, सम कितना दिया हुआ, a/r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है। तो यहां से अगर आप देखोगे a को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r, ठीक है, 19, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर, 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 19/8, तो 19/6 इंटू r, ये आया, ठीक है। यहां से आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो ये बनेगा r स्क्वायर
प्लस आर माइनस 19r/6 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा शायद, देख लेते हैं, 6r² और 6r माइनस 19r, ठीक है, तो माइनस 13r, ठीक है, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बना क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको 6 इंटू 6 36 में तोड़ना है 13 को, तो 13 को तोड़ेंगे 36 में, तो कैसे तोड़ेंगे, 36, 8, 7 और 6, 36 है ना जी, तो 36 को अगर निकालेंगे तो 2 से 18, 2 से 9, 3 से 9, ठीक है, 3 3 9, 2 2 4, 9 और 4 में तोड़ देते हैं यार, तो 9 4 में तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। राइट है, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से लेंगे 3r कॉमन लेते हैं, तो 3r, तो 2r बच जाता है और माइनस 3 बचता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, तो 2r माइनस 3 बचता है, तो यहां से आ गया r इज इक्वल टू, पहला r इज इक्वल टू आता है, r इज इक्वल टू 3/2 एंड r इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो दो यहाँ पे r निकल कर आते हैं। तो पहला चीज जो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, s इंफिनिटी निकालना बोला गया, लेकिन हर कौन से केस में निकाल सकते हैं, तो s इंफिनिटी कैन बी फाइंड ओनली इन दिस केस, ओनली इन दिस केस। आपको पता है कब, क्योंकि जब r -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब r जब फ्रैक्शन होता है, तो ये वाला जो r आ रहा है ये तो 1 से बड़ा है, तो दोनों का हम लोग लिख देते हैं यार, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, यहां से अब टर्म्स लिखते हैं, तो टर्म्स था a/r, r और ar। ठीक है, सॉरी a और ar। तो इस वाले केस में अगर r को लेता हूं 3/2, a तो 6 ही आया था, तो r को अगर 3/2 लेता हूं तो क्या आ जाएगा, पहला तीन टर्म्स क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6, तो 6/r, तो 6 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, कॉमा a, कॉमा 6, कॉमा a इंटू r, तो a इंटू r मतलब 6 इंटू 3/2, तो ये क्या निकल कर आ गया, ये आ गया 4, 6, 9, ये तो एक आ गया आंसर। और दूसरा क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2/3, कॉमा 6, कॉमा क्या आ जाएगा, a इंटू r एंड a 6 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा आपका 9, 6, 4, राइट है। तो एक ये आ गया हमारा जीपी और दूसरा जीपी ये आ गया। ठीक है, आप TNSN तो लिख ही सकते हो यार, फॉर्मूला पता है आपको, n के टर्म्स में लिख सकते हो। मेन बात है इनफिनाइट, s इनफिनाइट कब निकाल सकते हैं, तो s इनफिनाइट हम लोग इस केस में निकाल सकते हैं। ठीक है, जब क्या हो, a इज इक्वल टू 6 हो और r इज इक्वल टू 2/3 हो। तो देखते हैं यार s इनफिनाइट कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो s इनफिनाइट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो a कितना है, a है तुम्हारा 6 और 1 माइनस r कितना है, तो 1 माइनस 2/3 एंड दैट इज 3 माइनस 2 1, तो ये कितना आ रहा है, 3 माइनस 2 1 और 3 ऊपर जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो s इनफिनाइट शायद 18 आ जाएगा। a कितना है, सॉरी इसका a 6 नहीं लेना है यार, a कितना लेना है, a तो पहला टर्म होगा ना, a इज 9। ठीक है, यहां पे वो वाला a थोड़ी लेना है, यहां तो इस जीपी का a लेना है, तो इस जीपी का a कितना है, 9 है, तो ये वाला चेंज हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 एंड दैट इज 27। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से हम लोग चीजों को निकालते हैं। देखो जो भी चीज नहीं समझ में आया वो समझने वाला तो बात यहीं पर था, बाकी सारा कुछ तो आसान था। एस इनफिनाइट वाला टर्म्स आपके लिए नया है, तो बेसिकली हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि एस इनफिनाइट कैन बी कैलकुलेटेड बट नॉट इन द एवरी केस, बट हियर वी कैन फाइंड बिकॉज r इज लेस देन 1, राइट, r इज लाइंग बिटवीन -1 से 1, तो यहाँ पे एस इनफिनाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनफिनाइट सम इस जीपी का, ये जीपी चलता जाएगा इनफिनाइट तक, और इस जीपी का इनफिनाइट सम कितना आने वाला है, 27 आने वाला। वी कैन आंसर दिस, राइट। चलिए अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं यार, जल्दी से एक और क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ फाइंड एस क्या दिया हुआ है, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस ऐसा दिया हुआ है, प्लस 9999 एंड टर्म्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, बोला क्या गया, ये एक ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है, ये तो जीपी में नहीं है, अगर आपको दिख रहा है जीपी में तो आप भी बताओ हमें कि ये जीपी में कैसे है। पहला बात तो ये जीपी में है नहीं यार,
ठीक है, कोशिश करते कि कैसे निकाला जाए। ये बोला गया कि इसका आपको सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस का आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो दिख रहा हो कि दूसरा टर्म में 2 को 9 है, तीसरा टर्म में 3 9 है, चौथा टर्म में 4 9 है, पांचवा टर्म में 5 9 है, nth टर्म में n टाइम्स 9 है। ठीक है, तो अब इसका सम कैसे निकाला है? तो ना ही ये जीपी बन रहा है ना ही एपी बन रहा है, बट हम लोग के पास यहाँ ही कुछ भी चीज नहीं है हम लोग को यूज करने के लिए, बट हमारे पास दिमाग है, अगर थोड़ा सा लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक स्पेशल बना सकते हैं चीज यहाँ पे, जो हम लोग को डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, बट हम लोग को देखना आना चाहिए, राइट। तो आप समझो कि इसके नियरेस्ट 9 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 10 - 1। बोलो, ऐसा लिखने का रीजन क्या है? रीजन ये है, मैं आपको बता दूं, इसको लिखोगे आप 100 - 1, इसको 1000 - 1, तो जो 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, वो तो जीपी में है यार, वो तो जीपी में है। 10, 100, 1000, 10,000 वो तो जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 10 है। 10 से इंटू करते जा रहे हैं, 10 को तो बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हम लोग को ये जीपी में नहीं दिख रहा था, बट थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और 9 को हम लोग रिप्लेस करते हैं 10 - 1, राइट है। इसको क्या लिख सकते हैं? 100 - 1, राइट है, प्लस 1000 - 1। ठीक है, उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर कितना? n। ठीक है, ये 3 था तो 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर n - 1, राइट है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकंड टर्म, ये हुआ थर्ड टर्म, ये हुआ nth टर्म। एंड अब अगर हम लोग को लिखना है तो 1 कितने बार आया यार? 1 कितने बार -1? इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, nth टर्म तक हुआ, तो n बार 1 माइनस हुआ, तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 + 100 + 1000 एंड प्लस 10 टू द पावर n, and -1 how many times? n times, so -n। तो इसका सम क्या हो गया? अब ये तो जीपी बन गया यार, जीपी का सम तो आपको पता ही है, a × r टू द पावर n - 1, तो a क्या है? 10 × r टू द पावर, r भी 10 है, n - r टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1, 10 - 1, ठीक है, और -n, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, राइट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे यार, ठीक है, आपसे बन जाएगा पक्का। तो यहां पे ये कंसेप्ट यूज करना था, और इस कंसेप्ट के ऊपर आईआईटी जेईई मेंस में, खासकर ट्रिपल ई में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक मैं वैसा क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, आपसे बिल्कुल बनेगा, बट यहां पे थोड़ा सा और दिमाग आपको अप्लाई करना है, और मैं आशा करता हूं कि वो आप कर पाओगे यार, और आप करोगे। और वीडियो के नीचे क्या करना है? आपको कमेंट करना है वीडियो देखने के बाद कि उसका आंसर क्या आएगा, तब तो मुझे पता चलेगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, राइट है। लिखो, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, होमवर्क है आपका, क्वेश्चन है ये, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो दिया है वो है 0.7, 0.77, 0.777, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अगेन यहां पे आपको ये ना ही एपी दिखता ना ही जीपी दिखता, बट अगेन हमारे पास एक ही चीज है, दैट इज दिमाग है हमारे पास, और यहां पे आप क्या कर सकते हो, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2013 में, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, आप कर लाओ। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, यहाँ पे आप लिख देना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं मैं, पहला ऑप्शन है 7/81, 179 माइनस 10 टू द पावर -20, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 7/9 और ब्रैकेट में 99 माइनस 10 टू द पावर -20। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 7/81 एंड दैट इज 179 प्लस 10 टू द पावर -20, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 7/9 एंड 99 प्लस 10 टू द पावर -20, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट में देना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए यार बस इतना ही। अभी जीपी में हम लोग स्टार्ट किए जस्ट, जीपी में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, एपी और जीपी को कंबाइनली पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही यार, बाकी आप लोग करो, क्वेश्चंस को मैं डीपीक्यू प्रोवाइड करूंगा लेक्चर के नीचे, ठीक है, आप उसको कर लाना। तो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।